सासू माँ, तुम कब से एसी में सोने लग गई? रोहन अपनी माँ को आवाज देते हुए कहता है, माँ, आज हमारे ऑफिस में रात में पार्टी है तो हम रात भर ऑफिस में ही रहेंगे। सुबह तक घर आएंगे। आप अच्छे से दरवाजे को बंद कर लेना और बाहर वाले गेट का ताला लगा देना। बेटा, बहू भी जाएगी क्या तुम्हारे साथ? माँ, तुम हमेशा फालतू के सवाल ही करती हो। अब मेरे ऑफिस की पार्टी है, रीना भी मेरे ऑफिस में ही काम करती है, तो हम दोनों को ही साथ में पार्टी में जाना होगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। रीना अपने कमरे से निकल कर आई और रोहन से बोली, सुनो, मुझे फटाफट से मार्केट ले चलो। मेरी ड्रेस की मैचिंग की इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। रोहन बाइक निकालकर फटाफट से रीना को मार्केट ले गया। रात के 8 बज रहे थे। दुर्गेश्वरी जी रसोई में जाकर देखती हैं कि कुछ खाने को रखा हो तो अपने पति को समय से खाना दे दे और खुद भी खा ले। पूरी रसोई को देख लिया पर खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। तब तक रोहन भी मार्केट से आ गया। दुर्गेश्वरी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा, खाने के लिए आज क्या बनाया है? तुम्हारे बाबूजी के खाने का समय हो गया है, उसके बाद उन्हें रात को दवाई भी देनी पड़ती है। माँ जी, अब मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती रहूं या फिर अपने ऑफिस की पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ? मैंने तो आज तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया है और हम लोग वैसे भी ऑफिस की पार्टी में जा रहे हैं, उधर से ही खाकर आएंगे। तुम लोग अपना देख लो। रोहन और रीना तैयार होकर अपने ऑफिस की पार्टी के लिए निकल गए। दुर्गेश्वरी जी रात के खाने के लिए कुकर में खिचड़ी चढ़ा देती हैं और अपने पति को निकाल कर दी। दोनों ने साथ में खिचड़ी खा ली। महेंद्र जी कहते हैं, कितने दिनों से अपने बेटे से कह रहा हूँ कि हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया है, उसको ठीक करा दो, लेकिन बेटा तो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी ही रहता है। आज हमारे कमरे के पंखे को खराब हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन से कहते कहते मेरा तो मुंह भी दुख गया, लेकिन बेटा पंखा सही करने के लिए तैयार नहीं है। और देखा तुमने दुर्गेश्वरी, बहू ने अभी मार्केट जाने के लिए कहा, अपने कानों का कुछ खरीदना था तो कैसे बेटा तुरंत मोटरसाइकिल निकाल कर चला गया। लेकिन हमारे कामों के लिए हमारे बेटे के पास समय नहीं है। मई जून की भयंकर गर्मी पड़ रही है, मुझसे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता ऐसी गर्मी में। आजकल के बच्चों के पास माता पिता के लिए और उनके कामों के लिए समय नहीं है और बाकी सारी दुनिया भर के काम करने के लिए उनके पास समय होता है। तुमने वह अगरबत्ती के पैकेट का हाथ वाला पंखा बनाया था, वही दे दो, कम से कम उसी को हिलाता रहूंगा। नींद तो ऐसी गर्मी में आने नहीं रही है। आंगन में भी अगर चाय पाई डालेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ऊपर से मच्छर अलग काट रहे हैं। दुर्गेश्वरी जी कहती हैं, कल बेटे से कहेंगे कि हमारा पंखा ठीक करा दो, नहीं तो हम दोनों इतनी गर्मी में बीमार पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा ही काम पड़ जाएगा। इतना कहकर दुर्गेश्वरी जी रसोई में बर्तनों को रखने चली गईं। उसके बाद चाबी उठा करके गेट में ताला लगाया और सारे कमरे को चेक करने लगी कि सबके गेट बंद हैं या नहीं। जब वह बहू बेटे के कमरे में गई तो देखा बहू बेटा तो अपने कमरे का एसी खुला छोड़ गए हैं। कमरे में एकदम ठंडक है, पूरा कमरा ऐसा ठंड रहा है जैसे शिमला हो। उस कमरे में 2 मिनट खड़े होकर दुर्गेश्वरी जी को ऐसा लगा जैसे चैन की सांस आई हो। वह एसी को बंद करने की कोशिश करती हैं कि बहू बेटा तो सुबह तक आएंगे नहीं तो फालतू में ही चलता रहेगा, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया कि उनको बंद कैसे करना है। बहुत देर तक उन्होंने कोशिश की लेकिन बंद नहीं कर पाई। अपने कमरे में आकर महेंद्र जी से कहा, आज सच में बहुत गर्मी है, बहू बेटे के कमरे का एसी तो फालतू में ही चल रहा है और मुझे बंद करना भी नहीं आता है। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी दरी लेकर के उधर ही
कमरे में बिछाकर सो जाएंगे, कम से कम सुकून की नींद तो आएगी। दुर्गेश्वरी जी 2 दरी लेकर के बहू और बेटे के कमरे में जमीन में सो गईं। एसी की ठंडक में उन्हें ऐसी नींद आई कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए। सुबह 5 बजे बेटा बहू जब अपने ऑफिस की पार्टी करने के बाद घर आए तो उनके पास गेट की दूसरी चाबी पहले से ही थी। मेन गेट का दरवाज़ा खोलकर वह अपने कमरे में आए। अपने कमरे में माता पिता को लेटा हुआ देख कर के बहू बेटे दोनों आग बबूला हो गए। दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बेटा बोला, माँ आप इस कमरे में क्या कर रही हो? यह मेरा और रीना का कमरा है, आप मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? हड़बड़ाते हुए महेंद्र जी और दुर्गेश्वरी जी उठ गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि वह अपने बेटे बहू से क्या कहें। तब तक बहू बोल पड़ी, इस घर में प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बेटा बहू के कमरे में सो रही है, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा कमरा है तो उसमें क्यों नहीं लेटी? मेरे कमरे में आकर क्यों सो गईं? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर के सोने की? दबी आवाज में दुर्गेश्वरी जी कहती हैं, बेटा वह मेरे कमरे का पंखा इतना दिनों से खराब है। तुमसे तुम्हारे पिताजी कितने दिनों से पंखे को ठीक करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुमने उन्हें ठीक ही नहीं कराया। रात में जब मैं तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा बंद करने आई तो कमरा बहुत ठंडा था। एसी बंद करने की कोशिश की तो मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा कमरा इतना ठंडा है तो क्यों ना हम इसी कमरे में सो जाएं। वैसे भी तुम लोग तो थे नहीं और हम तुम्हारे कमरे में अपने बिस्तर बिछा कर सो गए। रीना चिल्लाते हुए कहती है, उठाओ अपने कपड़े और निकल जाओ मेरे कमरे से। शर्म नहीं आती बेटे बहू के कमरे में सोते हुए? इतना ही ज़्यादा शौक है तो खरीद क्यों नहीं लेते एसी? और तुम कब से एसी में सोने लगी? कभी देखा भी है एसी? ऐसा एसी मेरा है, मेरे पापा ने इसको दहेज में दिया है। इससे पहले तो तुमने कभी एसी की शक्ल भी नहीं देखी होगी। बहू इतना उल्टा सीधा बोले जा रही थी, लेकिन बेटा कुछ भी नहीं कह रहा है, बल्कि अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिला रहा है। महेंद्र जी अपना बिस्तर उठाकर अपने कमरे में चले गए। पीछे से बहू अपने सास ससुर से चिल्लाते हुए कहती है, अपने कमरे में बिना पंखे के सो जाते तो मर थोड़ी ना जाते। आकर मेरे कमरे में सो गए, सारा कमरा गंदा कर दिया। अब मुझे पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। दुर्गेश्वरी जी और महेंद्र जी अपने कमरे में आकर के सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनके बहू बेटे ने इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी कि वह अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों वह बहू बेटे के कमरे में सोने के लिए गए। इधर ही बिना पंखे वाले कमरे में सोते रहते, जितना तो हम सुकून से सो भी नहीं पाए हैं, उससे ज़्यादा बेटे बहू ने हमें सुना दिया है। दुर्गेश्वरी जी अपने पति से शिकायत करती हुई कहती हैं, जब से बेटे की शादी हुई है बेटा बहुत बदल गया है। बहू कुछ भी कहती है वह उसके हाँ में हाँ मिलाता है। अपने माँ बाप की उसे तकलीफ दिखाई नहीं देती है, खुद तो ऐसे में सोता है और हमारे लिए पंखे की भी व्यवस्था नहीं करता है। क्या हमें गर्मी नहीं लगती है? और जब से बहू मायके से एसी लेकर आई है तब से बहू अपने एसी के गुणगान गाकर मेरा तो जीना दुर्भार कर दिया है। बेटा बहू सुबह के 5 बजे आ गए थे और इसके बाद उन्होंने महेंद्र जी और दुर्गेश्वरी जी को इतना कुछ सुना दिया था। वह बेटे बहू तो अपने कमरे में जाकर इतना कुछ कहने के बाद जाकर सो गए थे।
लेकिन महेंद्र जी और दुर्गेश्वरी जी को तब से नींद नहीं आई। वह छत पर जाकर बैठ गए कि थोड़ा बहुत छत पर सुकून मिले, लेकिन उधर भी बहुत गर्मी थी। सुबह होते ही दुर्गेश्वरी जी घर के कामों में लग गईं। बहू की तो रात भर पार्टी चल रही थी, इसलिए वह तो सुबह जल्दी उठने वाली नहीं थी। और फिर आज तो रविवार था, 10 बजे से पहले बेटे बहू सोकर नहीं उठेंगे। दुर्गेश्वरी जी रसोई में अपने और अपने पति के लिए चाय बनाती हैं, उसके बाद सबका खाना बनाकर रख देती हैं। महेंद्र जी एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक थे। जब तक कमाते थे तब तक तो घर में सब कुछ बढ़िया था। जब तक घर के खर्चे महेंद्र जी के पैसों पर चलते थे तब तक उन्हें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने पैसा कमाना बंद कर दिया है। अब बेटे की कमाई पर घर के खर्च चल रहे हैं, तो माता पिता को भी अपने बेटे के हिसाब से ही चलना पड़ रहा है। अगर घर में कोई अवस्था हो जाती है तो उसको भी बेटा ही देखता है, चाहे फिर वह एक दिन में देखे या एक महीनों में, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। खैर, अपना काम होता है तो बेटे बहू घंटे भर में कर लेते हैं, लेकिन माता पिता के काम तो महीनों तक लटके रहते हैं। महेंद्र जी अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब से उन्होंने कमाना बंद किया है तब से बेटे बहू का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही उनके प्रति बदल गया है। अब तो वह उल्टा सीधा सुनने के साथ साथ मान मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता है कि अपनों से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। अरे, अगर मेरी पत्नी को गर्मी लग रही थी, वह उनके कमरे में सो भी गई, तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसने जो बेटे बहू ने उसे इतना सुनाया। मैंने अपने बेटे बहू के लिए इतना कुछ किया, वह तो उन दोनों को दिखाई नहीं देता। 2 साल से मैंने नौकरी करनी बंद कर दी है। उसके पहले तो मैं भी घर के सारे खर्चे चलाता था। मैंने तो बेटे बहू पर कोई बंदिश नहीं लगाई। लाइट का जितना भी बिल आता था मैं ही देता था, लेकिन आज पंखे का बिल देने के चक्कर में बेटा मेरे कमरे का पंखा भी ठीक नहीं करा रहा है और अपने कमरे में एसी तक का खुला छोड़कर जाता है। इस तरह से घर पर खाली बैठना महेंद्र जी को अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी पत्नी को जब वह दिन दिन भर रसोई में काम करते देखते हैं और बहू को आराम करते देखते हैं, वह सोचते, क्या मेरी पत्नी का सारा बुढ़ापा इसी तरह काम करते करते कट जाएगा? क्या वह पूरी जिंदगी रसोई का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन खरीदती रहेगी? उसे कभी आराम नहीं मिलेगा। बहू तो अपना आराम से ऑफिस के लिए निकल जाती है, जितना मन होता है उतना काम करती है, नहीं होता है तो नहीं करती है। एक दिन दुर्गेश्वरी जी टीवी पर रामायण देख रही थी। बहू आई और हाथ से रिमोट छुड़ाकर फटाक से टीवी को बंद कर दिया और चिल्लाती हुई बोली, पूरा दिन बैठकर टीवी देखती रहती हो, लाइट का बिल तो हमें देना पड़ता है। अब से टीवी आप शाम सुबह ही चलाएंगी, पूरा दिन टीवी चलाने की जरूरत नहीं है। बेचारी दुर्गेश्वरी जी अपने बहू के इस व्यवहार से आहत होकर कमरे में आकर रोने लगी कि घर भी उनका है, टीवी भी उनकी, लेकिन लाइट का बिल बेटे को देना पड़ता है तो बहू टीवी भी नहीं चलाने दे रही है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर महेंद्र जी उठते हैं और उठकर बाहर निकल गए। उनकी पत्नी के प्रति बहू बेटे का ऐसा व्यवहार उन्हें बेचैन कर रहा है। अब उन्होंने सोच लिया था कि वह कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे वह अपने ही घर में आराम से रह सके, अपनी पत्नी को थोड़ी सी सुख सुविधा दे सके, कुछ ऐसा कर सके जिससे बहू मेरी पत्नी के ऊपर बंदिशें ना लगाए।
अपने घर में वह खुलकर रह सके। महेंद्र जी का इसी शहर में हाईवे के पास एक प्लॉट डाला हुआ था। एक दिन महेंद्र जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, मैंने वो हाईवे वाला फ्लैट खरीदा था, अब मैं उसको बेचने जा रहा हूँ। उसके लिए खरीदार भी मिल गया है। फ्लैट बेचने के बाद सुनकर बेटा भड़कते हुए कहता है, आपका दिमाग खराब हो गया है पापा। माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी जोड़ कर रखते हैं, जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं, और आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हैं। आप उसे प्लॉट को नहीं बेच सकते। महेंद्र जी ने कहा, मैंने खरीदा था, मैंने उसको बेचूं, उसे रखूं, यह मेरी मर्जी है। जब तुम्हारे कमरे में हम तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं जा सकते, तो मेरा फ्लैट बेचने में तुम अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो? तुमने तो नहीं खरीदा था उस फ्लैट को। महेंद्र जी का दो टूक सा जवाब पाकर रोहन और रिया दोनों का मुंह उतर गया। कमरे में जाकर रिया रोहन से कहती है, तुम्हारे पापा बहुत नाराज लग रहे हैं। एक काम करो, तुम उनके कमरे का पंखा ठीक करवा दो, जिससे उनकी नाराजगी कुछ कम हो जाएगी, और किसी तरह से उनको फ्लैट बेचने से मना करो। महेंद्र जी की नाराजगी को देख करके रोहन उनके कमरे में आया और फैन को उतारकर उसको ठीक कराने के लिए ले जाने लगा। महेंद्र जी पीछे से कहते हैं, रोहन, अब तुम्हें मेरे कमरे के पंखे ठीक करवाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पंखा खुद ठीक करवा लूँगा। तुम्हारे भरोसे मैंने बहुत बैठ लिया, अब नहीं बैठूंगा। जब तक हमारा पैर हाथ चलता रहेगा, तब तक दिमाग भी चलाता रहूँगा। मुझे तो लग रहा है कि अब मेरा बेटा नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, तो अब हम दोनों घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम पर तो और ज़्यादा बंधन लग गए हैं, और तुम्हें लगता है कि मेरा पंखा ठीक कराने से मैं अपना फ्लैट नहीं बेचूंगी, तो तुम गलत हो। मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। कुछ दिनों में महेंद्र जी अपने हाईवे वाले फ्लैट को बेच देते हैं, और उनके अच्छे खासे दाम उन्हें मिल जाते हैं। पूरे 15 लाख का फ्लैट बिकता है। 15 लाख रुपए में से 14 लाख रुपए तो महेंद्र जी बैंक में जमा करा देते हैं, जिसका उन्हें हर महीने ब्याज आने लगता है, और उस ब्याज से वह अपने और अपनी पत्नी के छोटे मोटे खर्च को पूरा करने लगे। अब वह अपने बेटे बहू के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। 1 लाख रुपए में उन्होंने अपने पत्नी के लिए एक बड़ा सा टीवी खरीदा, और अपने कमरे में एक नया एसी लगवा दिया। जिस दिन महेंद्र जी ने अपने कमरे में एक नया एसी और नया टीवी लगवाया था, उस दिन बेटे बहू ऑफिस में थे। उन्हें पता ही नहीं था कि पापा ने अपने कमरे में नया एसी और टीवी लगवाया है। रोज की तरह बेटा बहू अपने कमरे में सोने के लिए गए, तभी उन दोनों के कमरे से तेज तेज बोलने की आवाज़ आने लगी कि पता नहीं उनका एसी कैसे खराब हो गया है, एसी नहीं चल रहा है। रोहन एसी को ठीक कराने वाले को फ़ोन करता है। रात होने की वजह से वह रात में आने से मना कर देता है और कहता है, मैं कल आकर देखूंगा। रोहन और रिया को तो ऐसे में सोने की आदत है, बिना एसी के तो वह सो ही नहीं सकते। कूलर तो एक ही था जो पापा के कमरे में लगा हुआ था और बहुत ही समय से खराब पड़ा है। रोहन ने कभी उसको ठीक नहीं कराया और महीने भर से तो उनका पंखा भी खराब है, जिसको ठीक कराने के लिए महेंद्र जी अपने बेटे से कई बार बोल चुके थे। गर्मी की वजह से बेटे बहू दोनों ही अपने कमरे से बाहर आकर आंगन में बैठ गए। उन्हें अपनी माँ और पापा के कमरे से टीवी चलने की आवाज़ सुनाई दी। रीना ने कहा, यह टीवी की आवाज़
कहाँ से आ रही है? हॉल का टीवी तो बंद है, शायद माँ के कमरे से टीवी चलने की आवाज़ आ रही है। रोहन कमरे में गया तो देखा माँ कुर्सी पर बैठी हुई टीवी पर रामायण देख रही हैं। पास में ही दीवान पर महेंद्र जी लेटे हैं। पीछे पीछे से रीना भी आई तो चिल्लाती हुई बोली, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि रात में टीवी मत चलाया करो, फिर भी लाइट का बिल बढ़ाने के लिए इतनी देर तक टीवी चला रही हो। और इतना बड़ा टीवी कब खरीदा तुमने? कहाँ से आए इतने पैसे? तभी अचानक से रिया की नज़र कमरे में लगी एसी पर गई। चिल्लाकर बोली, यह एसी कहाँ से आया? कब लगवाया तुमने इसको? कहाँ से आए इतने सारे पैसे? रिया दुर्गेश्वरी जी के हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद करने को जा ही रही होती है कि महेंद्र जी रिया को टोकते हुए कहते हैं, बहू टीवी को बंद मत कर देना, यह टीवी मैंने खरीदा है, यह मेरा घर है, मेरा कमरा है, मेरी टीवी है, मुझे इस कमरे में जो करना होगा मैं करूँगा। महेंद्र जी की बात सुन करके रिया के कदम जहाँ थे वहीं ही रुक गए। और हाँ, यह एसी और टीवी मैंने अपने पैसों से खरीदा है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपना फ्लैट बेच रहा हूँ, मैंने उसको बेच दिया है। उसके सारे पैसे मैंने तुम्हारी माँ के नाम करवा दिए हैं। उसमें से कुछ पैसे निकाल करके मैंने नया टीवी और एक एसी लिया है। बेटा, तुमसे तो कहते कहते इतने दिन हो गए, लेकिन तुमने मेरा एक पंखा तक नहीं ठीक करवाया, क्योंकि तुम्हें अब मेरे ऊपर 1000 रुपये भी खर्च करना बहुत मुश्किल लगता है, जबकि मैंने तो तुम्हारे लिए लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ रखी है, वह तुम्हें नहीं दिखाई देती है। जब तुम अपने 1000 रुपये मेरे ऊपर खर्च नहीं कर सकते हो, तो मैं अपनी लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए क्यों छोड़ूं? उसी में से कुछ प्रॉपर्टी बेचकर अपना बुढ़ापा भी आराम से काट लूँगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। और बहू, आज के बाद मेरी पत्नी को टीवी देखने के लिए मना मत करना, क्योंकि इस घर के लाइट का बिल अब मैं दूंगा, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरे उस लाइट के बिल में तुम अपना एसी आराम से चलाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। महेंद्र जी की बात सुन करके बेटे बहू चुपचाप से कोने में खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिता ने उनके गाल पर अपमान का ऐसा छन्नाटीदार चाटा मारा है, जिसकी वजह से उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर गईं। दोनों अपने माँ बाप के कमरे से निकलकर आंगन में आकर बैठ गए। क्या करें, आज तो उनका एसी भी खराब हो गया। आंगन से छत और छत से आंगन पर टहलते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने पिताजी से कह दें कि मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, तो क्या आपके कमरे में सो सकते हैं? तो दोस्तों, माता पिता तो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम ही उन्हें ऐसा कठोर निर्णय के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे तो उन्हें ऐसे बड़े निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सच में जब बेटे बहू नहीं करते हैं तो ऐसे कठोर निर्णय लेना ज़रूरी भी हो जाता है। हम अपना सब कुछ बेटे को देकर भी उन्हीं के सामने अपने हाथ फैला कर मांगे, यह भी तो सही नहीं है। इससे अच्छा हमारे पास जो है हक के साथ हम उसी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।